हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे। नहीं नहीं, नीट वाले नहीं, मेंस वाले चल रहे थे। तो मेंस वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे उनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं और 2023 वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो इनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ चुके हैं। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में बोला क्या है, जरा उसको देखते हैं। In a medium, the speed of light wave decreases to 0.2 times of its speed in free space. भाई साहब, फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वो तो सर सी होती है। ठीक है, और रेशो ऑफ रिलेटिव, इसमें फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड है मीडियम में जाने पर, वो देखो यहाँ पे ये लिखा है इन ए मीडियम स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीजेस टू 0.2 टाइम्स ऑफ इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जितनी स्पीड है मीडियम में जाने पर उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो कितनी हो जाती है? 0.2 टाइम्स हो जाती है। तो 0.2 सी हो गई। ठीक है, स्पीड घट गई। चलो ये दिया है, पहली लाइन देखो यही बोल रही है, लाइट की स्पीड जितनी भी है मीडियम में जाने पर उसकी 0.2 टाइम्स हो जाती है। तो मतलब लाइट की स्पीड हमें पता है सी होती है उसमें, एयर में या वैक्यूम में, और मीडियम में जाने पर वो कितनी हो गई? 0.2 टाइम्स हो गई। तो 0.2 सी हो गई बच्चों। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे लिखा है इन्होंने, द रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव, वो रेशो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज दिस। मतलब यहाँ पे दिया है कि रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशो है वो x/1 है। तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है परमिटिविटी, बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी लिखो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दे रखा x/1। ठीक, तो x की वैल्यू बतानी है। चलो इसके अंदर पहले तो ये पता लगाओ कि रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की क्या है। तो भाई साहब, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की म्यू आर, ओके, म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर मीडियम की, नहीं ये तो परमिबिलिटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 दे रखी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या दे रखी बच्चों? 1 दे रखी। देखो रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी 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 सॉरी, रिलेटिव परमिबिलिटी 1 दे रखी है। देखो ये दे रखी है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर की वैल्यू तो 1 दे रखी, और हमसे पूछी क्या? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब एप्सिलॉन आर और बटे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसको कह दो n, इसकी वैल्यू x/1 है। तो एप्सिलॉन आर किसको कहते हैं? मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की उसको कहेंगे आप एप्सिलॉन आर और बटे में n। चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करें? अब यहां से मुझे x कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, और एक चाहिए n की वैल्यू, मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब ये कहां से आएगा? और रिलेटिव परमिबिलिटी 1 दे रखी मीडियम की। ठीक, चलो ओके। अब यहां से एक काम करो, जो जो चीज चाहिए उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है सर n, और उसकी वैल्यू होती है लाइट की स्पीड एयर में और बटे में लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो c, लाइट की स्पीड एयर में तो c है, अब लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर ये जो v है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 0.2c, 0.2c, c से c कट गया, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लगा लो, 2 से 10 को काट दो 5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ रखने के लिए n तो मिल गया, अब निकाल लो इसका रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं, कैसे निकालें उसको, अब इसे कैसे निकालें रिलेटिव परमिटिविटी को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जब भी लाइट किसी मीडियम में चलती है तो उसकी जो स्पीड होती है मीडियम के अंदर वो इस फॉर्मूले से निकलती है, v बराबर 1 में अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू क्या है यहाँ पे, परमीबिलिटी, परमीबिलिटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो जब भी लाइट कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो, बात एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट किसी मीडियम के अंदर चलती है तो ये फॉर्मूला लगता है उसकी स्पीड के लिए। तो अब उसकी जो स्पीड दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो करके दिखाएंगे आपको। अब हम यहाँ पे म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, हमें पता होना चाहिए ये बात, मैं साइड में लिख देता हूँ। म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो उसकी जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख दो। ये आ गया सॉल्व करके 1 अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट में म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अब 1 में अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, आप इसको सी लिखते हो, ये पता है आप लोगों को, देखो साइड में लिख दिया मैंने, तो इस पूरे की जगह यहाँ पे सी लिखा जा सकता है, इसकी नहीं सॉरी, इसकी जगह ये, इस पूरे की जगह यहाँ पे सी लिख सकते हो आप, तो सी बटे अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ये वी आ गया। अब वी कितना है, मीडियम के अंदर इसकी स्पीड वो कितनी दे रखी, 0.2c बराबर सी बटे म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये आ गया अब आपका। अब यहां से देखो सी से सी कट गया, इसके इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये अंडर रूट में म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखो म्यू आर की वैल्यू तो 1 दे रखी है, उसे ही रख दो यहाँ, हटाओ इसको, तो ये आ गई म्यू आर की वैल्यू 1, तो एप्सिलॉन आर बचा, और इस 0.2 को यहाँ ले आओ, ये तो यहाँ आ गया, ये इसकी जगह आ जाएगा 1 में 0.2, पॉइंट हटाओ 10 से काटो 5, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर आ गया, और वो आ गया 25 एप्सिलॉन आर की वैल्यू। इसे उठा के एप्सिलॉन आर को उठा के यहाँ रख दो, एन की वैल्यू भी रख दो, एन भी निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी एप्सिलॉन आर बटे एन बराबर एक्स बटे 1। एप्सिलॉन आर की जगह 25, एन की जगह 5 बराबर एक्स, 5 से इसको काटा, 25 को तो 5 आ गया, तो यहाँ से आंसर आ गया एक्स बराबर 5। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर है, तो यहाँ से इसका आंसर देंगे हम 5। चलो अगले सवाल में चलते हैं, ये तो आसान सवाल था, कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, देखो इसमें क्या बोला है इसने, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एंड एब्जॉर्ब्स ए लाइट पल्स,
और उसके ऊपर एक लाइट की गिरती है और वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और उस लाइट पल्स की जो पावर है वो कितनी है, 20 मिली वॉट। और कितने टाइम तक वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, 300 नैनो सेकेंड तक, ठीक। स्पीड दे रखी लाइट की, स्पीड दे रखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम बताना है ऑब्जेक्ट का। एक बात बताओ, पहले तो आप ये सोचो, ऑब्जेक्ट के पास जो मोमेंटम होगा, अब इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो वही तो होगा जो सामने से आ रही है ये लाइट, जो इनका मोमेंटम है, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम तो कंजर्व रहता है ड्यूरिंग कोलिजन। तो जो इन लाइट वेव्स का मोमेंटम होगा वही मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वही मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का होगा। तो अब ऑब्जेक्ट का मास वगैरह हमें कुछ दिया नहीं, ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड नहीं दी, तो इसका मतलब हमें मोमेंटम किसका निकालना है, इन लाइट रेज का, या ये कह लो ये जो इस पे आके गिर रही है लाइट, इसका मोमेंटम हमें चाहिए। सर लाइट का भी मोमेंटम होता है, हाँ पढ़ाया तो है। आप लोगों को लाइट का मोमेंटम पता होना चाहिए। देखो, अगर मोमेंटम निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का तो वो तो होता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, p बराबर mv। ये तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए है। और अगर लाइट है या ये कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका मोमेंटम के लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है एनर्जी बटे में लाइट की स्पीड, वो हो गई c। तो एनर्जी, लाइट की एनर्जी और बटे में लाइट की स्पीड, E बटे सी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लाइट के लिए, लाइट के लिए बच्चों, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो बस काम हो गया। अब देखो एनर्जी कैसे निकालें, देखो इसकी पावर दे रखी है 20 मिलीवाट। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बटे टाइम, तो एनर्जी यहां से निकाल लो, पावर इनटू टाइम। पावर है 20 मिलीवाट, मिलीवाट का मतलब हो गया 10⁻³ वॉट। और टाइम कितना है, 300 नैनो सेकंड। तो 300 नैनो सेकंड को सेकंड में बदल लो, तो 300 इंटू 10⁻⁹। ये बन गया यहाँ से 600 इंटू 10⁻12 जूल की एनर्जी आ गई। ये एनर्जी है इस वेव की, इसको यहाँ पे रख दो 600 इंटू 10⁻⁻12 और बटे में c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। 3 से इसको काट लो, ये आ गया 200 इंटू 10⁻⁻20। 2 जीरो साफ कर दो, तो 2 इंटू 10⁻18 मोमेंटम का ये आंसर आ गया आपका। यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट बनेगी इसकी केजी मीटर पर सेकेंड। आंसर चेक कर लो, 2 इंटू 10⁻18। ऐसा कोई सा भी आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, पावर दी थी इन्होंने 20 मिलीवाट, हमने ले ली 2 मिलीवाट, तो यहाँ 20 लिखेंगे। यहाँ पे भी आपका जब ये 20 होगा तो ये 6000 हो जाएगा, 6000, तो ये जीरो कट के यहाँ से 3 से काटेंगे, ये 2000 हो जाएगा। और अब ये 10⁻⁻17। लो जी, आंसर सही बन गया, यही हमारा ऑप्शन है। इसी तरीके से गलती हो जाती है पेपर में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्या दिया है उसको सही से लिखना है, लिख के भी कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे हमसे हो गई। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, वैसे आसान था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, जरा देखते हैं। इन्होंने दिया ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ हेमीस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। द सोर्स इमिट्स ए पावर ऑफ 24 वॉट। देखो एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है, बनाते हैं इस तरीके की हेमीस्फेरिकल सरफेस है, ये हेमीस्फीयर है, इसके सेंटर पे एक सोर्स रखा हुआ है, मतलब जैसे बल्ब लगा हुआ है, सोर्स कह लो आप इसको,
इससे जो टोटल पावर निकल रही है, इससे निकलने वाली पावर वो कितनी है? P 24 वॉट। ऐसे सोचो, ये पावर चारों तरफ निकल रही है इसमें से, ठीक है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, इस तरह की एक पावर निकल रही है इसमें से चारों तरफ, इस तरह से, ठीक है। अभी समझाते हैं आपको कि ये जो पावर है ये 24 वॉट पूरे के पूरे सोर्स से निकल रही है, मतलब चारों तरफ निकल रही है, हर जगह। अब आपसे ये कहा है कि अगर ये जो सोर्स है इसमें से निकलने वाली जो लाइट है वो अंदर इससे टकराती है, और टकरा के वो अंदर की जो सरफेस है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अंदर टकराती है और टकरा के इससे वापस चली जाती है। तो जब ये लाइट इस अंदर वाली सरफेस से टकराएगी, या ये कह लो कि हेमिस्फीयर से टकराएगी, तो टकराने के बाद इस पे एक फोर्स लगाएगी। अच्छा सर, लाइट भी फोर्स लगाती है? हाँ बिल्कुल लगाती है। जब एक बात बताओ, लाइट का मोमेंटम होता है और किसी बॉडी का मोमेंटम होता है, और जब वो उससे टकराती है, टकरा के वापस जाती है, तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो वो फोर्स लगाएगी। देखो मैं आपको याद दिला दूं, मान लो ये सरफेस है, इधर से पी मोमेंटम की लाइट आ रही है, ठीक। अब इसका मोमेंटम पी है, ठीक है। अब ये टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, तो इसका मोमेंटम अब भी पी है, उतने ही मोमेंटम से आई और टकरा के वापस चली गई, तो इसका मोमेंटम का चेंज कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम वो हुआ 2p। कैसे सर? देखो पहले p इधर था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कह लो, और p फिर इधर हो गया लेफ्ट साइड में, तो मोमेंटम का चेंज कितना हुआ? 2p। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि मोमेंटम का चेंज ये 2p कैसे हुआ, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है डेल्टा p बराबर p2 माइनस p1। p2 का मतलब बाद वाला मोमेंटम। अब बाद वाला मोमेंटम देखो इस तरफ है, इस तरफ लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट को मान लो इधर मैं प्लस मान लूँ और इधर माइनस मान लूँ डायरेक्शन, तो ये तो हो गया p प्लस का p सर। और फिर ये p1 जो है वो राइट की तरफ है, p1 वो भी p है, तो राइट की तरफ माइनस है तो माइनस p, तो माइनस माइनस प्लस p, तो p प्लस p, तो ये आ गया 2p। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। याद रखो, जब भी कोई p मोमेंटम से टकरा रही है लाइट और उससे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो उसका मोमेंटम चेंज जो होता है उसका डबल हो जाता है, 2p हो जाता है, तो ये मोमेंटम का चेंज आ गया। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है सर चेंज इन मोमेंटम और बटे में टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा p और बटे में डेल्टा t। अब चेंज इन मोमेंटम तो 2p है और बटे में डेल्टा t टाइम। अब p कितना होता है लाइट के लिए? तो सर लाइट के लिए p की वैल्यू होती है E बटे सी। हम पढ़ के आए हैं अभी इससे पहले वाले सवाल में, E बटे सी। इसको उठा के यहाँ रख दो, तो 2E बटे में c इंटू डेल्टा t, ये हो गया। अब एक बात बताओ, E बटे डेल्टा t क्या होगा? एनर्जी बटे टाइम होता है पावर। तो इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला बन गया 2p बटे सी। बस ये फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज होगा। इसे ना ये डायरेक्ट मैंने करके दिखा दिया आपको, वैसे मुझे करके नहीं दिखाना चाहिए था आपको। आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए कि जब भी लाइट रे सामने किसी सरफेस से टकराती है, तो उसका जो वो सरफेस पे फोर्स लगा, टकरा के अगर वो वापस लौट गई मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसका जो फोर्स है वो होता है 2p बटे सी। ये तो होती है तब, ये फॉर्मूला तब लगता है जब लाइट टकरा के वापस लौट जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर लाइट टकरा के उसी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर ये 2 हट जाता है इसमें, ये p बटे सी आ जाता है, पावर बटे सी। पावर को c से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला एब्जॉर्ब हो जाएगी जब लाइट, ये तब लगेगा, ठीक है।
तो सीधा याद रखो, लाइट सामने सरफेस से टकरा रही है, टकरा के अगर वापस लौट गई तो उस पे सरफेस पे वो फोर्स लगाएगी 2p/c, और अगर टकरा के उसी के अंदर चली गई, एब्सॉर्ब हो गई, तो p/c। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। p है यहाँ पे पावर और c है लाइट की स्पीड। अब इससे हम इस सवाल को करेंगे। देखो, अब देखो इस सोर्स में से निकलने वाली लाइट है, लाइट टकरा रही है और टकरा के वापस भी लौट रही है। इस तरीके से टकरा रही है, टकरा के वापस लौट रही है, टकरा रही है, टकरा के वापस लौट रही है, इस तरीके से। तो फॉर्मूला तो हमें पता है सर, F बराबर 2p/c लगना है। पावर दे ही रखी है हमको, लगा देंगे। लेकिन नहीं, इसमें एक थोड़ा सा गलती कर देंगे हम। गलती क्या है? पहला पॉइंट, ये पावर चारों तरफ निकल रही है, ऐसे कह लो, ठीक है। अच्छा, फोर्स जो लगाती है हमेशा सामने से पड़ने वाली पावर लगाती है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप ऐसे समझो, ठीक है ना। तो फोर्स जो है जब ये लगाएगी यहाँ पे, जैसे मान लो इस पे मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया है, सामने से पावर पड़ रही है इधर, तो इधर ये फोर्स लगा F, तो F के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा, अगर ये थीटा है तो इधर होगा F cos थीटा, और इधर होगा F sin थीटा। ऐसे ही बिल्कुल इधर सामने इस तरीके का ही एक एरिया होगा, यहाँ पे भी इस एरिया पे इधर फोर्स होगा F, तो उस पे इधर होगा F cos थीटा, तो इधर हो जाएगा F sin थीटा। देखो ये फोर्स की ये जो कंपोनेंट है F sin थीटा कट जाएंगे, ये F cos थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे, बहुत सारे F cos थीटा होंगे ये इस टाइप के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पावर इस पे पड़ रही है तो इसका जो रिजल्ट फोर्स आ रहा है यहाँ पे इस फिगर को देखते हुए, वो F cos थीटा के बराबर आ रहा है, मतलब F cos थीटा के कंपोनेंट से निकल के आ रहा है। आप ऐसे समझो कि जैसे ये सरफेस है इस तरीके की, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो ये वाले ही तो ऐड होंगे, ये वाले फोर्स ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। तो क्या हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे ये फोर्स जो है यहाँ सामने इस सरफेस पे लगे हुए हों, इस सरफेस पे ऐसे इस तरह से सरफेस पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो पावर के लिए सरफेस का एरिया काम करेगा वो ये वाला करेगा, ना कि पूरा का पूरा ये वाला पावर के लिए। मतलब जो इस पे फोर्स लगाएगा पावर, जो पावर जब ये रेडिएशन इस पे गिरेगा, जो पावर इस पे नेट फोर्स लगाएगा, वो नेट फोर्स ये करेगा, बाकी का कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो इफेक्टिव एरिया होगा वो ये होगा, ये है इसका इफेक्टिव एरिया, ये एरिया काम करेगा। तो इफेक्टिव एरिया ये काम करेगा। तो अब कैसे निकाले सर हम इसको? इफेक्टिव एरिया से हम फोर्स को कैसे निकालें? उसका बड़ा आसान तरीका है। एक बात बताओ, ये पूरी पावर पूरे में को काम कर रही है 4πr² में को, 4πr²। 4πr² कौन सा एरिया होता है? ये पूरा कंप्लीट एरिया 4πr² होता है। अगर इसकी रेडियस r है तो इस कंप्लीट एरिया को 4πr² कहते हैं, स्फीयर का एरिया। 4πr² में देखो यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ है, इसमें से चारों तरफ पावर निकल रही है ऐसे ऐसे। तो 4πr² में से चारों तरफ पावर कितनी निकल रही है? p। तो 1 में से कितनी निकल रही होगी? p/4πr² सर, ये पावर निकल रही होगी। और इनटू में जितनी, अब हमें देखो फिर से सुन लो, 4πr² पूरे एरिया से कितनी पावर निकल रही है? मान लो p0 निकल रही है, p0 कह लो इसको, p0 की वैल्यू दे भी रखी उन्होंने, ये दे रखी 24 वाट। ये पूरी पावर इससे निकलने वाली पूरी पावर है। तो पूरी पावर निकल रही है p0 4πr² में। तो 1 में से कितनी निकल रही होगी? p0/4πr²। तो फिर हमें कौन से में से देखनी? हमें तो, हमारे लिए तो सिर्फ इफेक्टिव एरिया ये है ना, πr²। ये देखो, ये जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये तो ये इफेक्टिव एरिया हो गया हमारा। तो πr² में से कितनी निकल रही होगी पावर? तो p0/4πr² इंटू में πr²। πr² से πr² कर दो तो p0/4। ये वो पावर है जो इस सरफेस में फोर्स को पैदा कर रही है, ये वो पावर है बस। बाकी के फोर्स के कंपोनेंट कट रहे हैं आपस में, सिर्फ F cos थीटा को पैदा करने वाली पावर ये है। तो ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? अब फोर्स का फॉर्मूला तो होता है
F बराबर 2p/c। अब p यहाँ पे क्या है, 2p की वैल्यू p0/4 और बटे में c। 2 से इसको 4 को काट दो 2, तो ये आ गया p0/2c। p0 की वैल्यू 24 दे रखी थी शायद, हाँ 24 वाट, और बटे में 2c को लिख लो 2 इंटू 10 की पावर, वो 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। अब 2 से इसको काटो 12, 3 से इसको काटो 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन का फोर्स वो उस पे लगा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा नहीं, काफी अच्छा था जो आपको, और देखो मैं इसका जो सॉल्यूशन दिया है शायद आपको ऐसा सॉल्यूशन कहीं भी ना मिले, कहीं पर भी। आप इवन कोई सा भी वो उठा लेना, कोई पुराने पेपर, किसी की बुक, ये कुछ जो भी सॉल्व कर रखा होगा सब अलग तरीके से कर रखा होगा, इंटीग्रेशन से कर रखा होगा, मैंने आपको तरीका ही अलग बताया है इसका। ठीक है, चलो अच्छा सवाल था, ये काफी अच्छा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये 4 रह गया, इसमें 1 और लगा लो, थोड़ा सा मैं इधर को कर देता हूँ, ये 1 और लगा लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या कहा है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ 100 वाट एमिट्स लाइट 5% एफिशिएंसी। एक बल्ब है, पॉइंट सोर्स कह लो, उसकी पावर वैसे 100 वॉट है, मतलब उससे टोटल पावर 100 वॉट दी जा रही है उसको, लेकिन वो लाइट जो इमिट कर रही है वो 5% एफिशिएंसी के साथ कर रही है, मतलब 100 में से सिर्फ 5% पावर हमको वो दे रही है। एफिशिएंसी का मतलब समझते हो ना, जैसे हमने किसी को 100 वाट की पावर दी, 100 वाट, और उसने हमें सिर्फ 5 वाट लौटाई, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 5%, वही उन्होंने दिया। तो इसका मतलब ये जो बल्ब है या सोर्स है, इसमें से कितनी पावर निकल, हम कितनी पावर दे रहे हैं 100, लेकिन वो कितनी पावर हमें वापस कर रहा है, वो वापस कर रहा है हमको, एफिशिएंसी उसकी 5% है, तो वो हमें केवल 5 वाट की पावर लौटा रहा है। ठीक है, तो ये पावर हो गई बल्ब की। 100 नहीं लेंगे यहाँ, 100 तो हम दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट सोर्स वो 100 वाट का है, या ये कह लो कि 100 वाट वो खर्च कर रहा है और केवल 5 वाट हमको लौटा रहा है। लाइट तो उसमें से 5 वाट की निकल रही है ना, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 5 वाट है, 5% है सॉरी। अब यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पर उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहां से 5 मीटर, सोर्स से 5 मीटर की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी पूछी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर बटे एरिया। ठीक है, तो पावर तो सर 5 वाट, और बटे एरिया, अगर 5 मीटर की डिस्टेंस है, इसको यहाँ से ऐसे पूरा करके मिला ले, तो इसके चारों तरफ का एरिया क्या होता है, इसके चारों तरफ बना दिया आपने एक स्फीयर, तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है 4 पाई r²। तो ये आ गया आपका 5/4 पाई, आर की वैल्यू 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर, 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया आपका 1/20 पाई, ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आप वॉट पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो, ये इंटेंसिटी है इसकी। लेकिन इसने देखो क्या पूछा है, इसने पूछा इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कितनी होगी। अब आपको पता है कि लाइट के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो आधी इंटेंसिटी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और आधी इंटेंसिटी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हमसे कौन सी पूछी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टोटल, ये तो टोटल इंटेंसिटी है, टोटल। अब टोटल इंटेंसिटी को 2 से डिवाइड कर दें, वो आधी हो जाएगी, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बचेगी, आधी बाकी मैग्नेटिक फील्ड की। पूछी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करो, टोटल को 2 से डिवाइड कर दो, तो वो आधी रह जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रह जाएगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ गई, 1 टोटल इंटेंसिटी है 20 पाई, और बटे में 2, 2 के बटे में 1 वैसे यहाँ ले जाओ, वैसे यहाँ ले जाओ, आंसर आ गया 1/40 पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, आंसर चेक कर लो कौन सा बैठ रहा, 1/40 पाई।
आसान था ये तो, खैर ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा पहले स्टेटमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज या हैव नो चार्ज, कोई चार्ज तो होता नहीं इन पे, तो इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में चल रही हूँ चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रही हूँ, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी तो आगे जाके मुड़ जाएंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगी तो आगे जाके मुड़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो ये बिना डिफ्लेक्शन के आगे बढ़ती रहती है, अपने पाथ पे जिस पे जा रही है उसी पे चलती रहती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो गया हमारा, ट्रू। ठीक, आगे पढ़ो। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर। ई नॉट और बी नॉट के बीच में ये रिलेशन होता है, क्या ये सही है? हमारे याद तो सर ऐसा है कि ई नॉट बटे बी नॉट जो होता है वो सी के बराबर होता है। अब सी कितना होता है, सी खुद 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करें तो ई नॉट आ गया 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू में बी। ये है आपके पास ई और ई नॉट और बी नॉट के बीच का रिलेशन। क्या ये है, यही है? नहीं, ये नहीं है, ये तो गलत है। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सवाल बिल्कुल आसान था, फॉर्मूला अगर याद है तो बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दिया करो। मैं तो लास्ट में बोलता हूँ यार कुछ कर दिया करो, ठीक है। और बाकी तो सब चीजें चली रही है, कल आगे बढ़ेंगे। चलिए कल करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करते रहो यार बस। चलो ठीक है।